गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज का प्रोग्राम बड़ा ख़ास है, बड़ी ख़ास जगह से है, बड़ी ख़ास शख्सियत है, इनके बारे में आपको अभी बताऊंगी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो मेजर चैलेंजेस हैं वो हमें बता रहे हैं कि बड़े बड़े बुहरान हैं जो हमारे मुल्क को इस वक्त नज़र आ रहे हैं। इकॉनमी का मसला है, इकॉनमी के महाज पर एक पहाड़ है जिसको सर करना है। बहुत सारे कवानीन हैं जिनमें बेहतरी होनी चाहिए मगर बेहतरी नहीं हो सक रही। जैसे कि अंग्रेज़ी में कहा जाता है हैकनीड कवानीन है, कवानीन में तरमीम की ज़रूरत है। जो कवानीन मौजूद भी हैं उनमें इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। इस कदर मसाइल हैं कि ये डिबेट शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के कुछ हलकों में, जिसमें मुक्तदर हल्के भी शामिल हैं, कि शायद पाकिस्तान का निज़ाम तब्दील कर दिया जाए, पार्लिमानी निज़ाम की जगह सदारती निज़ाम होना चाहिए इस मुल्क में, जिसके साथ आप काबिल लोगों को ईजिली लगा सकते हैं अहम पोजीशंस पे, और शायद फिर ईजी होगा या मुमकिन होगा कोई तब्दीली लेकर आना। ये एक बहस छिड़ी हुई है पाकिस्तान में, इस पे भी बात करेंगे। जो हमें दीगर चैलेंजेस है उन पे भी पूछेंगे। आई वेलकम यू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर यू। पहले तो थैंक यू सो मच टाइम देने का, थोड़ा देर से दिया आपने लेकिन दे दिया टाइम हमें। सो प्रेसिडेंट साहब, डू यू थिंक कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जो आप, बिकॉज यू आर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज द आंसर? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सिस्टम्स आर नॉट द आंसर। आई थिंक सिस्टम्स जो भी हों दयानतदारी के साथ चलाए जाएं, दैट इज़ द आंसर। बड़ी बुनियादी बात कर रहा हूँ। देखो, दुनिया की जमहूरियतों के अंदर कहीं प्रेसिडेंशियल है, कहीं पार्लियामेंट्री है। पार्लियामेंट्री भी चल रहा है, प्रेसिडेंशियल भी चल रहा है, कहीं कोई पार्टी ऑटोक्रेसीज भी हैं, वो भी बाज़ जगहों पर सही चल रही हैं। मगर मैं समझता ये हूँ कि हमने डिबेट ज़रूर किया, और बीइंग वेरी केयरफुल, क्योंकि एक इंटरव्यू के अंदर मैंने कहा था कि जब हमारी पार्टी बनी तो हमने डिबेट किया प्रेसिडेंशियल फॉर्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म्स के ऊपर, और डिबेट चलता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम थिंकिंग और समबडी इज थिंकिंग, है ना। तो मगर वो उसकी हेडलाइन ही छप गई कि डिलिब्रेशन हो रहा है। And you realize कि opposition के बड़े इसमें जो जज्बात हैं स्ट्रांग है, वो कहते हैं मैं तो बार-बार कहता हूँ, देखो दो तीन चीजें आप समझना है। एक तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म एक बहुत बड़ा डिबेट है जिसको पार्लियामेंट में होने में कोई हर्ज नहीं होता ना। पार्लियामेंट के अंदर मैंने पार्लियामेंट्री सिस्टम के हवाले से एक प्रपोजल भी दिया था, जिसके अंदर मैं कह रहा था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की कुछ अक्कासी हो जाए, सारी नहीं। मेरा ख्याल ये था कि जो फाइनल वोट टैली होगा, फाइनल वोट के अंदर पता है चला कि यार इनके वोट ज्यादा हैं, इनके कम है, मगर इनको सीटें ज्यादा मिल गई, तो उनको भी कॉम्पनसेट कर लें। इनकी कम नहीं करें पर उनको कॉम्पनसेट कर लें। तो एक जर्मनी के अंदर एक ऐसा है, मिक्स्ड सिस्टम है, जिसके अंदर डायरेक्ट इलेक्ट भी होते हैं और कुछ टॉप अप करते हैं, यानी पूरा ऐसा नहीं करते कि बहुत बड़ी असेंबली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से बना लेते हैं, मगर ये कि जिस पार्टी को कम रिप्रेजेंटेशन वोट के एतबार से हुआ, उस पार्टी को थोड़ा सा टॉप अप करके बराबर कर देते हैं। वो प्रपोजल मैंने ऐसे डाला भी, अपनी पार्टी में भी रिप्रेजेंट किया, चेयरमैन सेनेट उस वक्त जो थे उनको भी मैंने दिया। तो ये सजेशंस और ख्वाहिशात तो होती रहती है ना, मेरी भी थी। एक इनोवेटिव आइडिया था, जर्मनी का मिक्स सिस्टम देख लें, वो अच्छा है कि लोगों की अक्कासी तो हो जाए, पूरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो लोग ये कहते हैं मिसाल के तौर पर कि उसके अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती है। तो इस तरह से डिबेट्स होना कोई हर्ज नहीं है, ये इवॉल्व होती रहती हैं चीजें। मगर अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना है तो 2/3 अक्सरियत जरूरी, प्लस एक नेशनल डिबेट, प्लस तीसरी बात ये कि जो स्पिरिट भी हो सकता है जो आप कॉल कर सकते हैं, प्लस एक तीसरी बात ये है कि द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन इंडिया में और पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत होने लगा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ये स्पिरिट है, उसकी साख को बदलते वक्त जुडिशरी का भी एक ओपिनियन आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी डिबेट्स हैं, बट दिस इज नॉट द डिबेट टुडे। मुझे ताज्जुब ये है कि ये डिस्ट्रैक्शन है असल इश्यूज का, राइट है। और अभी टाइम नहीं है? नहीं, ये टाइम नहीं है। मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म की कुछ अच्छाइयाँ होंगी। देखो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म गिव्स द अथॉरिटी टू फॉर्म अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर मैं एक्सपर्ट्स को, ये जो भी सदर बने वो एक्सपर्ट्स को ला सकता है, ये उसका एक चार्म है। अच्छा, मगर जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स से निकलते हैं, फर्ज करो एग्जेक्टिव को कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स से निकाल दिया, जैसे कांग्रेस है ना, मिसाल के तौर पर एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है यहाँ, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ एमएनएस की एग्जेक्टिव अथॉरिटी थोड़ी बहुत आ जाती है, ठीक है। उस फॉर्म के अंदर तो कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा, और पाकिस्तान को उस सिलसिले में सीखने में भी बड़ा टाइम लगेगा। दूसरा एक इशू ये है कि 4 सूबे हैं, हाउ विल यू मेक श्योर कि अक्सरियती सूबे से प्रेसिडेंट डायरेक्टली ना इलेक्ट हो जाए हर मर्तबा?
तो बहुत सारी डिबेट की जरूरत है, बट ये वक्त नहीं है, ये वक्त नहीं है उस डिबेट का, ये वक्त है इत्तेफाक से ये जो अपोजिशन और गवर्नमेंट की बहसें चलती हैं ना, उसके अंदर जब हम भी अपोजिशन में थे तो हम हर उस कमजोरी को पकड़ते थे जो अगर कहीं अक्कासी हो जाए है, मगर वो ये डिबेट रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ना ये होना है अभी, और अगर होगा तो बगैर डिबेट के नहीं होगा, बहुत अरसा लगेगा, फिर 2/3 मेजॉरिटी आएगी, मगर कौम को डिस्ट्रैक्शन जरूर है। ये Right, you're saying it's a इल्जाम जरूर लग रहा है, लेकिन इस वक्त जो रोल है सदर का, इल्जाम यकीनन लग रहा है और ऑपोजिशन से बहुत नाराज भी है। अच्छा, लिहाजा आपका आधा घंटा, 1 घंटे के अंदर आधा घंटा अगर आपने टॉक शो में सर्व करेंगी तो सारी कौम एक अननेसेसरी डिबेट में मुलविस हो जाती है ना, पता नहीं क्या हो रहा है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ रहा है, बट जो उसकी बेसिस है इस डिबेट की वो ये ली जा रही है कि आप लोगों को भी कोalition में ही है गवर्नमेंट, चाहे आपको बहुत ज्यादा तादाद नहीं है कोalition की, लेकिन उसके बावजूद कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे भी। सो प्रेसिडेंट को पावर मिल जाती है कि कॉम्प्रोमाइजेस किए बगैर भी वो लोगों को ला सकते हैं, यही बैकबोन तो यही है इस डिबेट। मगर आप देखें ना, कन्फ्रंटेशन अगर यूएस का एग्जांपल लें तो बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड कांग्रेस कन्फ्रंटेशन बहुत ज्यादा है ना, बिटवीन प्रेसिडेंट एंड सेनेट हो जाता है, और सिर्फ अभी नहीं हुआ, ट्रम्प साहब के जमाने में, इससे पहले भी एक कन्फ्रंटेशनल माहौल चलता है। तो वो नो सिस्टम बाय इटसेल्फ कैन नॉट इम्प्रूव एवरीथिंग, there has to be honesty, integrity and the will to serve। ठीक है, यानी हम किसी जमाने में ये भी पढ़ते थे कि एक अच्छा मोनार्क हो वो अपने नीचे सिस्टम बना लेगा, वो भी चल जाते हैं। एक एग्जाम्पल तो है ना, कि एक मोनार्क अच्छा सिस्टम लाए तो वो भी चल जाता है। इंग्लैंड के अंदर मिसाल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो ये सारे सिस्टम्स हैं, इंसानों की पंचायतें भी काम कर जाती हैं अच्छे, मिसाल के तौर पर कोर्ट्स भी अच्छा काम करते हैं। आप कहें जी कोर्ट्स खत्म करके पंचायत हो जाए, तो वो तो मुल्क लर्न करता है ना क्या चीज उसको प्रेफर करनी है, क्या चाहते हैं। अभी जो आपका रोल है इस वक्त, इसमें डू यू सी कि आप गाइडलाइन दे सकते हैं या पार्लियामेंट को बता सकते हैं या कैबिनेट को बता सकते हैं कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? नहीं, मेरा रोल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ तो डिफाइंड है, बड़ा अच्छा डिफाइंड है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉन पार्टिसान, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता जो मेरी साइकी और मेरी स्ट्रगल है उसमें मेरा बायस वही होगा जो मेरी पार्टी का डायरेक्शन है, ठीक है ना, नॉट इंडिविजुअली बट कलेक्टिवली, कि हमने करप्शन के खिलाफ बैटल किया, पाकिस्तान को रिफॉर्म करना चाहते हैं, ये बायस तो मैं पार्टी से ले आऊंगा, ठीक है ना, मगर इंडिविजुअल बायस, प्रो पार्टी बायस नहीं लाना चाहिए। ये मैं कोशिश करता रहता हूँ, आखिर इंसान हूँ। गाइडलाइंस देते हैं आप अपनी पार्टी के मैं अपनी पार्टी के से कम, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मेरी गुफ्तगू चलती रहती है, एंड देयर इज अ गुड डिस्कशन एंड गुड कम्युनिकेशन मेरे दरमियान और प्राइम मिनिस्टर साहब के दरमियान। एक तो वो है, सुनते हो बात आपकी, does he listen to you? नहीं, वी हैव ऑल, हमने हमेशा आपस में गुफ्तगू की है, कभी वो मेरी सुन लेते हैं, कभी ज्यादातर मैं उनकी सुन लेता हूं। ऑन अ लाइटर नोट, डू यू थिंक कि अगर 58(2) होती तो शायद जरा ज्यादा सुनी जाती आपकी? नहीं, 58(2) एक गलत शिक थी जो डिक्टेटर्स ने शामिल की, तो मैं 58(2) मैं समझता हूँ कि होनी नहीं चाहिए थी, और अच्छा हुआ कि वो निकल गई। प्राइम मिनिस्टर शुड बी द सबसे तगड़ी एंटिटी होनी चाहिए हुकूमत के अंदर, और उसको चैलेंज होना चाहिए तो पार्लियामेंट से होना चाहिए, सदर नाम इलेक्टेड सदर से नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट से होना चाहिए। कल आपने चेयरमैन नैब से मुलाकात की, वो जो रिपोर्ट पेश करते हैं उन्होंने दी, आपने कहा कि आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं। वाकई मुतमईन है, क्योंकि अपोजिशन तो बार बार शोर उठा रही है, बीच में आपकी पार्टी की तरफ से भी बहुत अच्छा आपने इशू रेज किया, क्योंकि चेयरमैन नैब के साथ मेरी काफ़ी तफसील से मुलाकात हुई। मैं उनकी कारकर्दगी और उनकी मेहनत को सराहना चाहता हूँ ओपनली, मगर मैं आपको ये बताऊँ कुछ इश्यूज़ उनके साथ हैं। मिसाल के तौर पर मैं समझता हूँ कि अगर ये मुकदमा शुरू करते हैं तो जो एंटी करप्शन कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, उनकी तादाद कम है। तो चेयरमैन नैब की ख्वाहिश ये थी कि मैं इस बात की अक्कासी करूं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी डिस्कस करूंगा, मौका मिलेगा तो चीफ जस्टिस साहब से भी इस बात को कम्युनिकेट करूंगा कि मोर कोर्ट्स हों ताकि फैसले जल्दी हों। एक बात, लेकिन जो कोर्ट्स हैं उसमें भी सवालात हैं प्रोसिक्यूशन के। अच्छा, प्रोसिक्यूशन में आपको एक पुराना वाक़या सुनाता हूँ। मेरे एक मरीज भी थे, मेरे वालिद साहब के दोस्त भी थे भुट्टो साहब के ज़माने में, और जब वो सेनेटर बन गए, तो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जब वो सेनेटर बन गए तो मैंने उनसे कहा कि यार ये आप बताइए कि फैसले जल्दी क्यों नहीं हो सकते।
तो ही सेड हाँ कि तुम्हारी बात बड़ी अच्छी है, एंड ही वाज अ सेनेटर एंड एन एडवोकेट, एंड देन ही केम बैक अ फ्यू मंथ्स लेटर आफ्टर हैविंग डिस्कस्ड दैट विद मिस्टर भुट्टो, एंड आई वाज अ डेंटिस्ट एंड आई वाज ट्रीटिंग हिम, माय फादर्स फ्रेंड। तो वो कहने लगे कि भुट्टो साहब का कहना ये था कि प्रोसिक्यूशन जो है वो सरकारी इदारा है, अगर हम फैसले जल्दी जल्दी करा दें तो प्रोसिक्यूशन मैच नहीं कर सकेगी, नतीजा ये होगा कि फैसले हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़्यादा आएंगे। तो वो उन्होंने उस वक्त अपनी प्रोसिक्यूशन के एतबार से एक एहतियात की बात का जिक्र किया, और अब प्रोसिक्यूशन जो है उसकी एफिशिएंसी, उसकी कारकर्दगी, उसकी ट्रेनिंग को बेहतर किया जाना चाहिए, और नैब और सारी अदालतें इफेक्टिव हो जाए। एक बात। दूसरी बात ये कि जो बड़ी अहम बात आपको कर रहा हूँ, मुझे ये डिबेट नेशनल मीडिया पर देखकर बार बार ताज्जुब होता है। होता ये है कि ये जो इसका सेक्शन 95C था, शायद एग्जैक्टली मुझे अब याद नहीं, पहले तो मैं असेंबली में बैठकर सारे फिर आपके टॉक शोज में बैठकर बहस करने के लिए तैयारी करता था। वो तैयारी बॉक्सिंग की होती है, वो really missed on the talk shows, ये मैं आपको बता सकती हूँ। 1-to-1 के अंदर वो मौका नहीं है। तो मैं सेक्शन 95C ये है, और एग्जैक्टली समथिंग सिमिलर, कि द ओनर्स नैब ने ये दिखाना है कि फरिया इदरीस की ये मिल्कियत है, और अगर फरिया इदरीस मान जाए पहले, अगर नहीं माने तो नैब की जिम्मेदारी है कि साबित करना ये आपकी मिल्कियत। ठीक है। जब मिल्कियत साबित हो गई या एक्सेप्ट कर ली आपने, तो फिर आपके ऊपर ये फर्ज होता है कि आप ये बताएं कि आपने हासिल कैसे की। ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हमारा इनहेरिटेड हमारी इस्लामी तारीख से आया। हजरत उमर जो शॉल पहने हुए थे, उसके ऊपर एक आदमी ने जाकर एतराज किया कि ये लंबी है, ये एक शाल से नहीं बनी होगी। ठीक है। मैं आपसे सवाल ये करता हूँ, ये आई कहाँ से आपके पास? ठीक। उसने ये नहीं कहा मेरे पास सबूत है और मैं साबित करना चाहता हूँ कि यहाँ से आई, वहां से आई। उसने कहा सवाल उठाया, आप बताएं। ठीक। एंड हजरत उमर गिव एन एक्सप्लेनेशन कि ये फलानी जगह से आई। तो दैट्स द स्पिरिट ऑफ सेक्शन 95। और देखो कितनी पुरानी बात है, 14 साल 100 साल पुरानी। आज दुनिया में वाइट कॉलर क्राइम के सारे उसूल दुनिया के अंदर यही हैं कि अगर आपकी मिल्कियत है, आप बताएं कहां से आई। ये मैंने नहीं साबित करना, प्रोसिक्यूशन ने नहीं साबित करना कि आपने ये चोरी की है, ये किया, या आपके हक हलाल की कमाई है। आप बता दें कहां से आई। सो तरमीम की जरूरत नहीं है, इसमें तरमीम की जरूरत नहीं है। मगर आपकी डिबेट के अंदर, इन द नेशनल मीडिया, सारी डिबेट यही होती है कि जी प्रोसिक्यूशन ने तो कुछ भी साबित नहीं किया। जी प्रोसिक्यूशन, अरे भाई, अगर आपने मिल्कियत एक्सेप्ट हो गई, प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ मिल्कियत साबित करनी, उसके बाद आपने साबित करना है कि आई कहां से। तो मैं एक क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि बड़ा क्लियर इस्लामी कॉन्सेप्ट है। स्विस इलिसिट एसेट्स जो कानून बना स्विट्जरलैंड का, उसका यही तरीका है। इंग्लैंड का कानून बना अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर, वो भी यही है कि ये वेल्थ तुम्हारी है, बताओ कहां से आई। ठीक है ना। जितने फाइनेंशियल कवानीन दुनिया में बन रहे हैं वो यही बन रहे हैं। तो लिहाजा नैब का ये कॉन्सेप्ट सही। सो यू आर सेइंग कि उसमें तरमीम की जरूरत नहीं है ना? नहीं, नैब के इस कानून में नहीं है, इस कानून में है। बाकियों में आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इस्लामिक शरीयत ओवरऑल कैन वी से कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग कि नैब बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। जो बहुत सारी डिबेट नहीं, बिल्कुल तो आप कहेंगे कि मुझे तो कुछ इतराजात तो हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि तुम आप बड़े केसेस को फोकस करें। मैंने रिक्वेस्ट की, मेरा परसेप्शन ये था कि छोटे बड़े मिलाकर आप डाइल्यूट कर देते हैं। ठीक है ना। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप बड़े केसेस पर फोकस करें। बड़ा केस कौन सा? आपकी बहुत सारे हैं, एक बता दें। नहीं, मैं समझता हूँ करप्शन के जो बड़े बड़े केसेस हैं, देखो जो पॉलिटिकल रिकॉग्नाइज्ड लीडर्स हैं, चाहे पीटीआई के हों, ठीक, चाहे एमक्यूएम के हों, चाहे पीएमएलएन के हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, हैं रिकॉग्नाइज्ड लीडर्स जिनकी तरफ कौम देखती है कि ये सर्व करेंगे, ये अमीन है, ये हमारे पैसों की देखभाल करेंगे, वो केसेस बड़े केसेस हैं। ठीक है ना। छोटे केसेस ये हैं कि किसी सेक्शन ऑफिसर ने कुछ किया, फलाना किया है, तो मैं समझता हूँ आदमी प्रायोरिटाइज कर ले। है और वो प्रायोरिटी नैब को करनी चाहिए। तो मेरी एक तो रिक्वेस्ट ये थी। दूसरे मेरी इनसे रिक्वेस्ट ये थी कि केसेस जल्दी निपटाओ। ठीक, इसी नेशनल डिबेट के अंदर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के लोग अगर इसी बात पर लड़ते रहें कि ये केस गलत है, ये केस गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, तो नैब का काम है। तीसरी रिक्वेस्ट बड़ी अहम, मैं कहा कि नॉन पार्टिसान रहे, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज बिहाइंड यू।
आप नॉन पार्टिसान Okay, आप right. किसी एंड ही इंसिस्टेड एंड आई बिलीव, उन्होंने कहा जी मैं किसी पार्टी का नहीं, क्योंकि मैंने आपके मिनिस्टर भी पकड़े हुए हैं मिसाल के तौर पर, है ना, आप सारी पार्टियों के मैंने पकड़ा हुआ है। पांचवी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कम हैं, दूसरे ज़्यादा हैं। अच्छा, उसकी वजह यह है कि जितना जो अरसा हुकूमत में रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना अरसा नहीं रही, यकीनन उसका स्पैन ऑफ डिसीजन मेकिंग या उसका स्पैन ऑफ पॉसिबल करप्शन कम होगा। ठीक है। और जो लोग 20-20, 25-25 साल से रहे उनका ज़्यादा होगा। मगर मैं भी यहाँ प्रेसिडेंट नॉन पार्टिसान है, किसी पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है, मगर मैं एक पार्टी का हूँ और वो है एंटी करप्शन पार्टी। ओके, ठीक है ना, दिस इज वेरी क्लियर। यानी मुझे आग लग जाती है कि मुझे जब ये पता चलता है कि इसने करप्शन की, इसने ये खाया, चाहे किसी भी पार्टी के हो। हाँ, चाहे किसी भी पार्टी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हम वक्फा लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे खुसूसी मेहमान हैं। प्रेसिडेंट साहब, आपने कहा कि मैं एक ही चीज़ के खिलाफ हूँ, वो करप्शन है, एक पार्टी के खिलाफ हूँ। सो जब अगर आपकी गवर्नमेंट को भी नया नया वक्त ही हुआ है, लेकिन एक बड़ा सीरियस कैबिनेट रीशफल हुआ और हमें याद है हमारा उस दिन आपसे इंटरव्यू भी होना था, फिर देन आई एम श्योर यू आर वेरी बिजी, तो वो डिले हो गया। आपको पता था या आपको हैरानी हुई या आपको लगा कि बस इससे ही हुआ है? कुछ डिस्कशंस और एक्सचेंजेस प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ऐसे मेरे चल रहे थे कि वो कुछ चीज़ों में अनकंफर्टेबल थे और वो चेंज करना चाहते थे। तो मेरा ख्याल से वो सारी चीज़ें पाइल अप हो गई हैं, वो एक ही स्ट्रोक के अंदर उन्होंने 3-4-5 चीज़ें तब्दील की। इसमें कोई हर्ज नहीं होता। बहुत सारे गवर्नमेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स बदलती रहती हैं, पार्टीज प्राइम मिनिस्टर्स बदलती रहती हैं। तो जरदारी साहब के ज़माने में 3-4 प्राइम मिनिस्टर भी बदल गए। इसमें कोई हर्ज नहीं होता है, सिर्फ ये कि इम्प्रूवमेंट की तरफ मामला जाता रहे और ये कोशिश रहे कि जहाँ परफॉर्मेंस में कोई कसर हो वहाँ बदल लें या डायरेक्शन बदलना हो। यानी मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीज़ों का डायरेक्शन बदलने के एतबार से यू ब्रिंग अ न्यू हॉर्स फॉर दैट कोर्स। इकोनॉमी की डायरेक्शन बदल दी है अब आपने? किसकी? इकोनॉमी की, आपकी अच्छा, इकोनॉमी के एतबार से असद उमर ने भी बहुत अच्छा काम किया, मैं समझता हूँ, मगर उन्होंने इनहेरिट की बड़ी ख़राब हालात। ठीक, बहुत ख़राब हालात। मगर मुझे ख्याल ये होता है कि जितने ख़राब हालात थे उसकी कैफियत का अंदाज़ा नहीं हुआ, जितने ख़राब थे। अच्छा, और कोशिश ये करते रहे मिसाल के तौर पर कि भाई अपने दोस्त ममालिक से भी लाएं, इधर लाएं, IMF के पास जाएं ना जाएं, उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लगा। मगर अब जो चेंजेस आई, मैं आपसे मिसाल दे रहा हूँ और बड़ी अहम बात आपसे कर रहा हूँ, वो ये कि जब ये सारी 4-5 बदले गए तो फिर एक कैफियत पैदा हुई कि पता नहीं क्या कन्फ्यूजन है, क्या कैफियत है, इकॉनमी ख़राब हो रही है, महंगाई यहाँ तक पहुँच गई, ये सारी चीज़ें होती रहीं। और मैं आपसे अभी जिक्र कर रहा था कि महंगाई पे एक सवाल आपसे पूछ सकती हूँ। आपको पता है आज दाल का भाव क्या है आज टुडे? नहीं, मैं दाल खरीदता नहीं हूँ। नहीं खरीदते? चले मैं खरीदा नहीं, मगर नहीं, आटा दाल मैं ये जानता हूँ कि महंगाई है 160 और मुझे 160 है। मैंने भी चेक किया है। मैं आप सच बताती हूँ, मैं भी नहीं जाके खुद खरीदी, बट 160 टुडे एंड एक साल पहले इट वाज 60-70। अच्छा, so अगर 30 to 70% आपकी इंक्रीज होगी खाने पीने की अशिया पे, हाँ, तो मगर सुने ना, इसीलिए फरिया इदरीस को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब महंगाई देखी जाती है तो बास्केट की देखी जाती है। यानी बास्केट में दाल भी हो, आटा भी हो, जिसमें पेट्रोल भी हो, है। और इस बास्केट को मॉडिफाई किया है पिछली हुकूमत ने, वो तब्दीली शुरू की थी। इस हुकूमत के अंदर वो कंफर्म हमने कर दी कि बास्केट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना दिया है महंगाई से, है। और पिछले दिनों जो फिगर्स आए उसके ऊपर कुछ चैलेंज हुआ था कि शायद 9 कुछ महंगाई है, वो 9 नहीं है, 8 कुछ है, मगर है ना। अच्छा, अब कोई ना कोई कीमत हम देंगे। अच्छा, महंगाई कम करने का तरीका ये है कि घर के ऊपर अगर प्रेशर नहीं पड़ना ना तो पड़ोस से पैसे मांग लो।
प्रेशर ही नहीं पड़ेगा। जितनी दाल अगर 160 है 200 की भी हो जाएगी तो हम खरीद लेंगे। मार्च तो की मांग लो, 260 है ना, 260 है तो 300 हो जाएगी तो हम खरीद लेंगे, कोई जरूरत इशू नहीं है, क्योंकि आपने कर्ज मांग लिया। मगर किसी दिन वो कर्ज वापस करने की कैफियत तो आएगी, जब कर्ज वापस करने की कैफियत आएगी तो फिर महंगाई बढ़ने का इम्कान है। तो ये एक स्टेज है, ये जरूर कौम इस चीज से गुजरेगी। मैं कह नहीं सकता कितनी ज्यादा। PTI has an out of box solution to that अभी तक या इन द फ्यूचर? नहीं है सोल्यूशन, जरूरी नहीं कि आउट ऑफ बॉक्स हो। सोल्यूशन सिर्फ सिंपल सा ये है, नंबर 1 इंपोर्ट्स कम करें, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। एक तो ये हो गया ना बाहर के एतबार से, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो ट्रेड डेफिसिट है उसका कर लें। अच्छा इंपोर्ट, यहाँ ये हुआ कि इंपोर्ट कम हो गई और एक्सपोर्ट बढ़ नहीं सकी। अच्छा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? अचानक जादू की छड़ी तो नहीं बजेगी। ठीक, गारमेंट्स को गैस के हवाले से बंद पड़ी थी इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, गारमेंट, स्पिनिंग, क्लॉथ मेकिंग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री। मेरे एक दोस्त की इंडस्ट्री स्पिनिंग की बंद हो गई जनाब, $100 मिलियन एक्सपोर्ट करता था, किसी ने उसको पलट कर पूछा भी नहीं कि क्यों बंद हुई। राइट है। अब मैं फैसलाबाद गया, एंड दैट इज़ वेयर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैंने आपसे ऑफ एयर इस बात का जिक्र किया कि पिछले दिनों मैंने कुछ किताबें भी पढ़ी, कुछ देखा भी कि क्या कैफियत है। 21 एक ऑथर है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, कि उसने 21 रूल्स फॉर द 21st सेंचुरी के एतबार से भी किताब लिखी, और उसने एक टॉक के अंदर ये बात मेंशन की कि उसने लोगों से पूछा किसी चीज़ के मुतालिक कि ये गुर्बत मिसाल के तौर पर दुनिया में कितने लोग खतरे इफ्लास से नीचे हैं। अच्छा लोगों ने जो फिगर्स दिए और जो उसने ऑप्शंस दिए 20%, 40%, 60%, तो लोगों ने वर्स्ट फिगर उठाया। ठीक है ना। अच्छा था वो कम, ठीक। अच्छा ऐसे ही उसने बहुत सारी रिसर्च की। राइट। अच्छा मगर मीडिया के साथ भी यही बात की। ठीक। तो मीडिया ने भी यही किया कि वर्स्ट फिगर पकड़ा और वर्स्ट फिगर के ऊपर वो करते रहे। अब इस वक्त भी पाकिस्तान का मीडिया, और ये फितरतन, तो यही है, फितरतन पाकिस्तान के अंदर वर्स्ट फिगर, वर्स्ट इंसिडेंट पकड़ लिया जाता है और लोगों के जहनों के अंदर। अच्छा ये कि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ये मीडिया यही करेगा, इंसान खुद भी यही करेगा। मैं आपको किस्से सुनाऊंगा ना, तो अगर किसी शहर जाऊंगा तो वर्ष किस्सा अगर मेरे सामने आ गया ना, वो ज्यादा सुनाऊंगा, आपको अच्छा नहीं सुनाऊंगा। मेरे वालिद साहब कहते थे कि तुम्हारे जो मरीज है ना, उसमें 10 का तुम अच्छा काम करोगे वो तुम्हारी तारीफ नहीं करेंगे, मगर एक का खराब करोगे उस। लेकिन मैंने तो की तारीफ प्रेसिडेंट साहब, मैंने तो बड़ी तारीफ की जब ऑस्टेरिटी की पूरी ड्राइव शुरू हुई, मैंने कॉलम भी लिखा उसके ऊपर, लेकिन लगा कि इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई वो। मगर मालूम है क्या है, आप पे जो इल्जाम लग रहा है वो बता रहे थे। हाँ, उन्होंने कहा कि जी आपने 25 लाख की भैंसें बेची प्राइम मिनिस्टर हाउस में और 35 लाख का आपने मुशायरा करा लिया। आई लव पोइट्री, मगर ये सवाल। अच्छा मगर मैंने तो नहीं किया, ये भी नहीं पता किसी को। आपने किया? अच्छा मैं, आप पूछ रही हैं तो मैं जवाब दूंगा, और ना प्रेसिडेंट का ऑफिस का तरीक़ेकार ये नहीं है कि हर चीज पर वो जवाब देते रहे। मैंने नहीं किया मुशायरा, मगर ये किसी ने पूछा, लिहाजा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एथिकल जर्नलिज्म के अंदर ये ख्याल रख लिया जाए कि आज मैं वजाहत कर रहा हूँ ना, तो जिन लोगों ने इल्जाम लगाया वो भी सोच लें। मुझसे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने ये कहा कि जी हमारे पैसे खर्च होंगे, हम कोई हॉल लेंगे, आप हमें पैसा बचाने के एतबार से अपना हॉल दे दीजिए, हम मुशायरा करना चाहते हैं। राइट है ना, नथिंग टू डू विद मी। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जी ये पीटीवी इसको कवर करेगा, पीटीवी इसको मार्केट करेगा, उससे मुनाफा कमाएगा कुछ। मैंने कहा फबिहा यार इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि मैं पैसे बचाऊं। और आजकल मेरी प्रेसिडेंशियल जो हॉल है जिसमें बहुत सारी चीजें आप देखती हैं, वो मैं सारी मिनिस्ट्रीज को कहता हूँ कि तुम पैसे बचाओ, ठीक, किसी होटल में मत जाओ, बहुत खर्चा होगा, तुम यहाँ आ जाओ। राइट। तो वो मुशायरा वो यूजिंग दैट हॉल बजाय इसके, तो मैंने तो गलती कर दी ना, क्योंकि मेरे ऊपर इतराज हो गया। मगर मैं एक्सपेक्ट हो जाता इतने लोगों ने कॉलम्स भी, अब मैंने क्लैरिफाई किया ना, ठीक, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एथिकल जर्नलिज्म इस बात का ख्याल करे कि ये बात अब खत्म हो गई और कह भी दे। नहीं, आई थिंक उनको माजरत करनी चाहिए जिन्होंने इल्जाम लगाया। हाँ, मगर ये माजरत वाली कैफियत नजर नहीं आती। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने रिपोर्ट किया अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन तक जब ये बात पहुंच जाएंगी तो उनको अंदाजा हो जाएगा। बाहर सूरत जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने मुझसे हॉल की रिक्वेस्ट की थी, और आज भी मेरा हॉल खुला रहेगा, कितना खर्चा करते हैं, क्या करते हैं, आई एम प्रोवाइडिंग एक अच्छी फैसिलिटी है ताकि हुकूमत का कहीं ना कहीं पैसा बचे जरूर। ठीक। एक एनआरओ के हवाले से भी बड़ी क्लियर कट प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। पीटीआई भी बार बार ये कहती रही, उन्होंने कहा हमने लेने ही नहीं है। लेकिन कुछ मामलात हुए, एंड आई एम श्योर यू आर अवेयर, अगर एज एन ऑब्जर्वर एंड यू आर अ वेरी कीन ऑब्जर्वर एज वेल, अगर किसी आउटसाइडर कोई देखे कि एकदम से रिलीफ भी मिलना शुरू होता है शरीफ फैमिली को, ट्विटर अकाउंट्स भी खामोश होते हैं, वो जीटी रोड कैंपेन ख़त्म हो जाती है और साथ साथ रिलीफ है। कल प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कह दिया कुछ दिन पहले वाना में कि अगर पैसे देंगे तो ये लोग जा सकते हैं, प्री बार्गेन की भी बात हुई।
तो कोई बैकडोर बातें हुई हैं या हो सकती हैं? नहीं, मैं इससे वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं बिलावजह आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। अगर मैं वाकिफ़ होता तो कोई ना कोई आपके सामने बात रखता। एक वक्फा लेते हैं एंड वी विल बी राइट बैक। And welcome back. President of Pakistan is our special guest tonight. President साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई और बहुत दफ़ा आपका हमने देखा है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप गाइडलाइंस देते हैं। कल DGISPR ने मदरसों में जो चाहते हैं प्लानिंग हो, एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर आए, स्ट्रीमलाइन किया जाए, उसके हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का पास पूरा प्लान रेडी है। दो बातें की, एक ये वाली बात की, दूसरा उन्होंने PTM के हवाले से भी बड़ी परेशान कुन बातें बताई। योर ओपिनियन दोनों मामला। अच्छा देखें, PTM के हवाले से जितना मैंने पढ़ा, इन्होंने कोई सवालात रखे हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। अच्छा, दैट्स अ डेंजरस थिंग। मैं हुकूक के एतबार से मैं समझता हूँ कि मिसिंग पर्सनस के एतबार से भी हुकूमत इक़दाम भी ले रही है और लेना चाहिए। मेरे घर के आगे एक प्रोटेस्ट भी हो रहा है, मिसाल के तौर पर जो शिया मिसिंग पर्सनस हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी बात को तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। और जो भी मिसिंग पर्सनस हों, पाकिस्तान का कानून भी ये कहता है कि उसके मुतालिक हुकूमत भी तगदो करे कि भाई व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है ना। मगर PTM के हवाले से उन्होंने ये कहा, मैं समझता हूँ कि फाटा के और उस रीजन के अंदर जिस हंगामी दौर से और हालात से गुजरे हैं, तो वहाँ रीबिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और जो एग्रीमेंट हुआ था फाटा को KP के साथ इंज़माम का, उस एग्रीमेंट के अंदर ये बात भी है कि 100 बिलियन रुपीस पर ईयर उस पर खर्चा किया जाएगा ताकि वो हो। तो व्हील्स मोशन में है। मिसाल के तौर पर स्वात का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि स्वात में दहशतगर्दी ख़त्म की, फिर रिहेबिलिटेट किया, ठीक, फिर स्वात इज ओपन। अच्छा, यही साथ साथ चलना चाहिए। दहशतगर्दी खत्म करना पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। यू कांट इमेजिन, सारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और टूरिज्म वगैरह सब कुछ उससे रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि हम मजम्मत करते हैं श्रीलंका में क्या हुआ है, मगर उनका टूरिज्म, उनकी इकोनॉमी कब शैटर हो जाएगी ना इस चीज़ के बाद। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर ये जो अगर एलिगेशन उन्होंने लगाए और जवाब मांगे हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, ये डेंजरस बात है। अच्छा, और पैसा फ्रस्ट्रेटेड एरिया में सवाल से कि ये बात ऐसी होनी चाहिए थी, आपके ख्याल से सवालात ही उठानी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात सही है और सही होगी, सो दैट्स व्हाई DGISPR इज डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इट्स इम्प्लाइंग कि आपके इलेक्टेड मेंबर्स ने रॉस से और NDS से पैसा लिया है। देखिए, ये अगेन कम्स टू वाइट कॉलर क्राइम, है ना। इसको प्रोसिक्यूट करके साबित करना एक बहुत बड़ी कहानी बन जाती है। तो मतलब ये उन्होंने पॉलिटिकल सवाल किया, इसकी मेरिट्स करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। मगर मैं समझता हूँ कि फर्ज करें ये बात सही है, अगर मैं समझता हूँ सही होगी जब DGISPR जिम्मेदार इदारा है। अगर ये सही है तो मेरे लिए बड़ी खतरनाक बात, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर यही एक्टिविटी होती रही है। इंडिया कहता रहा है, वो बाद में इकबाल कर लेता है। आपको मालूम नहीं, मशरकी पाकिस्तान को तोड़ने के एतबार से, यानी हम दुनिया में शोर मचाते रहे कि ये इन्होंने हमारे साथ अगरतला में कॉन्स्पिरेसी की और अंदर लोगों को भेजकर वर्गलाया है, पैसा खर्च किया है। इंडिया इनकार करता रहा, मगर उसके चंद साल बाद इंदिरा गांधी और सब लोगों ने, उनके जनरल्स ने किताबें लिख दी इस बात के ऊपर कि वो कैसे इंटरफेयर कर रहे थे हमारे। इन द रीसेंट इयर्स नरेंद्र मोदी साहब ने इसके बारे में बात बहुत कहा है। फिर आप ये देखिए कि वो यादव आपके यहाँ गिरफ्तार है, वो जे कुलभूषण यादव के एतबार से फिर बलूचिस्तान का एविडेंस आपको बहुत मिला हुआ है। और इंडिया समझता ये है कि कश्मीर पाकिस्तान फोमेंट कर रहा है, वो ये जानता नहीं है कि कश्मीर इंडिजिनस है। अच्छा, जब वो अपनी कौम को ये कन्विंस करते हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, तो वो कौम को और अपनी एजेंसीज को इसलिए भी तैयार कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी तुम यही हरकतें करो। तो ये एक फोबिया की कैफियत है जो जिस विशियस साइकिल में इंडिया खुद फंसा हुआ है। एंड कंसिडरिंग कि बलूचिस्तान में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, दीगर जगह पे इन्वॉल्वमेंट है, अगर फाटा जो नवाब खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है वहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट होना कोई इतनी हैरानगी की बात हैरानगी की बात नहीं है, मगर पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए कि कौम को आगाह करते रहे कि ऐसा हो रहा है। राइट, नाउ कमिंग टू PTI, आपने कहा कि मेरा ताल्लुक उन्हीं के साथ रहा है। आई नो आपका अब किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन PTI के अंदर, एंड यू नो द पार्टी वेरी वेल, एक हमें क्यों नजर आ रहा है, यूजुअली गवर्नमेंट में पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं, जितना भी इंतजार इकट्ठी हो जाती हैं, हमें गवर्नमेंट के अंदर क्यों वॉइस ऑफ डिसेंट नजर आ रही है? कभी
किसी की तरफ अच्छा, से, ये एक ऐसी पार्टी के अंदर इम्कान जरूर रहेगा जो हालात को बदलने के लिए आए, जो एक्सेप्ट ना करे कि कहीं कोई चीज़ गलत हो जाए या कुछ हो जाए। तो उसमें हमारे यहाँ एक कल्चर ये ज़रूर रहा कि हमने हर चीज़ पर एतराज़ किया अगर गलत हो रहा था, बजाय इसके कि हम यूनाइट होकर सिर्फ बाहर एतराज़ करें। एक कल्चर ये बना कि अपने अंदर भी हम एतराज़ करते रहे हर एक पर, है ना, कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था, है ना, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर एन आइडियल। तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं होता। अलबत्ता मेरी ख्वाहिश ये है कि इसका बाहर एक्सप्रेशन कम किया जाए, अंदरूनी तौर पर आप एतराज़ कर लें, इम्प्रूव कर लें, चीज़ें ठीक कर लें। इसको बाहर अक्कासी करते हैं तो लोग ये देखना चाहते हैं कि आप यूनाइटेड हैं अपने मकासद के अंदर, और हैं यूनाइटेड मकासद में, मगर ये रिफ रैफ जो छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर कन्फ्रंटेशन होता है तो उसकी एहतियात कर लें। एक मगर फरियाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़ मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट शुड राइज टू द ओकेजन, कि वो कौम की मामलात और मसाइल को एक पॉलिटिकल डिबेट से हटाकर भी एक रियलिस्टिक डिबेट इश्यूज के ऊपर, बिल्स के ऊपर शुरू करें। ये मुझे बड़ी सख्त तकलीफ है कि पार्लियामेंट एक अखाड़ा बन जाता है। कोई कभी कभी अखाड़ा बनने में भी कोई हर्ज नहीं, मगर अगर आप सारे साल अगर लड़ाई करते रहेंगे तो लोगों के, गरीबों के खाने पीने की फिक्र कब करेंगे? कुछ बिल्स हैं, अच्छे बिल्स भी होंगे ना, अच्छे ही होंगे, है ना। हमने भी हुकूमत के बहुत बिल्स अमेंड करके सपोर्ट करके पास कराए। इसी तरह से इस तरफ पार्लियामेंट को, सारी पार्टीज को इस तरफ मुतवज्जे होना चाहिए कि पार्लियामेंट एक जिम्मेदार इदारा है। लोग फिर वरना ये कहने लगते हैं कि इसके ऊपर करोड़ों रुपए रोजाना खर्च होते हैं, और अगर सिर्फ ये लड़ाई के लिए अखाड़ा है तो एक रिंग बना दें, जो होता नहीं था, चार बॉक्सेस आ जाए वहाँ पे, वो बना दें, वो सस्ता पड़ेगा, एंटरटेनिंग भी ज्यादा होगा मेरे ख्याल से लोगों के लिए। बट कमिंग बैक टू यू पर्सनली, आपकी जो पर्सनल जर्नी रही है, जब आप प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट भी किया, आपको याद होगा, जिसमें आप लोगों की बहुत पुराने सालों की पिक्चर्स थी जब आपने शुरू की पार्टी। अभी यौम तासीस भी गुजरा आपका। सो प्राइम मिनिस्टर को आपने इन 10 महीनों में खुद कोई तब्दीली देखी है उनके अंदर? यू नो हिम। मेरे ख्याल से परेशान बहुत रहे हैं पिछले दिनों। मेरे ख्याल से वो प्राइम मिनिस्टर जो इस बात का आदी था कि रोज़ाना अपनी फ़िटनेस का ख्याल करे, और तो मैं आजकल भी उनको कहता हूँ कि ये मामला मत छोड़ो, क्योंकि फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो मेंटल डिसीजन मेकिंग और फिटनेस पर असरअंदाज होती है। और वो इस तकलीफ़ का इजहार करते रहे कि डॉक्टर साहब इतने काम हैं, इतनी सारी चीज़ों को मैंने ठीक करना है, हर जगह से मुझे जब इत्तलात ये आती हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही चीज़ें, तो वो परेशानी एक वो शख्सियत जो सारे मुल्क की ज़िम्मेदार हो, ये परेशानियां कम नहीं हो सकती। अलबत्ता हम कोशिश कर सकते हैं कि उस सिस्टम इम्प्रूव करें। आप समझिए ना कि सारे मुल्क की उसकी जवाबदेही तो बहुत बड़ी है ना अल्लाह ताला के यहाँ, उससे भी तो परेशान होगा ना। मैं भी परेशान हूँ, मेरी भी तो बहुत बड़ी जवाबदेही है। जब भी नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे कभी कभी ये वैसे बैठ कर अपनी बीवी से बात करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, तो मुझे ख्याल आता है कि इस सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। इंसान हूँ, कहीं गलतियाँ हो सकती हैं, कहीं चीज़ें इग्नोर कर सकता हूँ, मगर ज़िम्मेदारी तो है, तो उस ज़िम्मेदारी का एहसास उनको भी है। तो मैंने नोटिस ये किया है कि पिछले दिनों वो स्ट्रेस में थे, है ना, और मैं कहता हूँ होना भी चाहिए था। हालात के एतबार से आपके हमारे प्लान्स क्या थे, हमने 100 दिन की तैयारी की, लोगों ने कहा तुमने अभी कुछ नहीं किया। हमने कहा यार अभी तो रास्ता ही तय किया ना इन लोगों ने, जो गवर्नमेंट है। मैं गवर्नमेंट के एतबार से बात कर रहा हूँ, पार्टी के एतबार से नहीं कर रहा, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर साहब की गवर्नमेंट जो है वो हमारी गवर्नमेंट है ना, सारे मुल्क की। तो जो गवर्नमेंट जिस एतबार से तैयारी कर रही थी, तो मईशत के एतबार से अभी टाइम लगेगा कैचअप करने में। तो ये, और इंशाल्लाह मैंने आपको फैसलाबाद और लाहौर की बात बताई। मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब से जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा सियालकोट भी जाओ। मुझे उन्होंने कहा कि इधर उधर जाकर लोगों की बातें सुनकर एक नया पाकिस्तान बनाने के एतबार से सदर का भी रोल है, है ना, टू गिव होप टू द पीपल। तो देखो है कि आपसे ये पार्टी के लिए होप नहीं दे रहा, मैं मुल्क के लिए होप दूंगा जाकर लोगों को कि होप है, मेहनत करो, जो सूरज की किरणें हैं वो नजर आ रही हैं, और यू विल चेंज। और मैं तो समझता हूँ कि इतने अच्छे जंपिंग बोर्ड पर पाकिस्तान इस वक्त खड़ा हुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर करम करे। आज मिसाल के तौर पर एग्जॉन वाले जो ड्रिलिंग कर रहे हैं ऑयल के लिए, वो आए थे, और मैं इसी उम्मीद से उनसे सारी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा था कि कहाँ पहुंचा, क्या हुआ। ये उम्मीद लगाए बैठा हूँ, तेल निकलेगा या गैस निकलेगी? मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ
अल्लाह ताला की बारगाह में कि तेल या गैस जो भी निकले तो एक तो वो ऑनलाइन आएगा 6-7 साल में, मगर हमारी एबिलिटी और हमारे मुल्क के ऊपर दुनिया का कॉन्फिडेंस के इनके पास जराए हैं कर्जे भी उतारने के लिए, इससे बहुत मस्बत असर होगा। तो इंशाल्लाह उनका कहना यह है कि 2-3 हफ्ते के अंदर बेहतर पिक्चर इमर्ज होगी, बट कॉन्फिडेंट है अल्लाह बेहतर करेगा। राइट, ये बहुत हाई लेवल का ओहदा है जो आपके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली एक तासुर बन गया था कि शायद कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करते जो सदर साहब होते हैं, एक तासुर बन गया था। आप लोगों ने बनाया था, पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने ममनून हुसैन साहब को बार बार इसी किस्म की बातें की थी। यू हैव बीन वेरी एक्टिव। आप अपनी लेगेसी क्या छोड़ के जाना चाहते हैं? कोई लेगेसी नहीं। No legacy? सबसे अच्छी लेगेसी ये है कि ऐसे काम कर जाऊं, कर में मदद कर दूं। कोई अकेला ऐसा काम नहीं, अच्छे ऐसे काम कर जाऊं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एतबार से, औरतों के हुकूक के एतबार से। ये जो मेलन्यूट्रिशन, एजुकेशन, मेलन्यूट्रिशन और स्टंटिंग है, मेलन्यूट्रिशन और स्टंटिंग है, बर्थ स्पेसिंग है, तो मैंने कुरान की 4 आयात अभी तक मैंने अच्छी तरह से गौर से पढ़ भी नहीं, जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि 24 महीने 2 साल या 36 महीने है ना ब्रेस्ट फीडिंग औरत को करनी चाहिए है। अच्छा, अब उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन की वजह से जब औरत ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती है तो औलाद भी जल्दी जल्दी हो जाती है। नतीजा ये होता है कि वो मेल न्यूट्रिशन में डूबती जाती है और बच्चे स्टंटिंग का शिकार होते हैं। तो मैं कुरान की आयत के एतबार से वो भी मैंने इनको इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को कहा कि मसाजिद के ज़रिए कुरान की आयत प्रमोट करो है कि भाई 24 महीने। अच्छा, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करेगी तो वो बच्चे नहीं पैदा होंगे हैं, वो स्पेसिंग हो जाएगी, उसकी सेहत बेहतर हो जाएगी। और मेल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग जनाब 40% स्टंटिंग पाकिस्तान के अंदर है, इसके फिगर्स के अंदर भी कमी आएगी। तो बहुत सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं जो नॉन पॉलिटिकल है, ठीक है ना। तो इन नॉन पॉलिटिकल कामों के एतबार से मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो अपनी जवाबदेही थोड़ी सी कम कर। राइट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। बहुत खुलकर कैंडिडली बातें की हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने। डू गिव मी योर फीडबैक। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।